नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे कंचन सिंह चौहान जी की कहानी मर्ग और जीस्त की कशमकश में। तो आइए सुनते हैं कहानी। रात शायद बीत गई थी। वह पता नहीं थोड़ी देर को बेहोश हो गई थी या इतनी पीड़ा में भी नींद आ गई थी उसे। यह बात वह खुद नहीं जानती। कैसे मालूम हो? कभी ऐसी स्थिति खुद पर तो नहीं ही बीती। सखी सहेली गांव जवार किसी से सुना भी नहीं। और जब सुना नहीं तो कल्पना क्या होगी कि ऐसे में क्या क्या हो सकता है। उस सूखे कुएं में पड़ी वह दर्द से कराहती सोच रही थी कि अब जाने मौत कितने दिन बाद आएगी। बिना मतलब ही पत्थर पर पत्थर पड़ते वक्त चुप हो गई, यह सोचकर कि जब तक पत्थर के बाद आवाज जाती रहेगी तब तक पत्थर आता रहेगा। और हर पत्थर के बाद का दर्द इतना असहनीय था कि तुरंत सामने खड़ी मौत से डर गई वह। वरना मौत से कम पीड़ादायक नहीं था उतने बड़े बड़े ईंट पत्थर पड़ने के बाद कभी सिर, कभी आंख, कभी हाथ पैर से फक से निकल आते खून को हाथ से दबाकर बहने से रोकते हुए अपनी चीख को गले के अंदर निगलना। मगर अब सोच रही है कि उसी समय मर जाती तो ठीक था। अब इस कुएं में पड़े पड़े इस दर्द के साथ जाने कब मौत आएगी। खून कहीं कहीं से बहकर थक्का बन उसकी तरह चुप ही पड़ा था और कहीं कहीं से उसके जीवन की तरह छीण होकर रिस रहा था। उसका गला बुरी तरह सूख रहा था। काश इस कुएं में थोड़ा सा पानी भी होता। उसने सूखी पड़ी काई को नाखून से खुरचा कि कहीं से थोड़ी सी नमी मिले तो उसे चाटकर कुछ तो जीभ का सूखापन मिटाया जा सके। लेकिन सब कुछ भुरभुरा कर गिर गया। कुएं की दीवार के ईंट पत्थरों में जाने कौन सी नमी पाकर एक झाड़ी निकल आई थी। उसने उसी के पत्ते नोचे। एक शंका हुई कि कहीं कोई जहरीली झाड़ी न हो, लेकिन तुरंत मन में आया मरना तो अब है ही, फिलहाल मुंह को कुछ चाहिए जिससे गला नम हो सके। और उसने वो पत्तियां मुंह में डाल ली। मुंह चलाते ही सिसकी निकल पड़ी। चेहरे पर बड़ा सा पत्थर गिरा था रात में। शायद उसके बाद ही वह बेहोश हुई थी, जिसे वह नींद समझ रही थी। इस समय मुंह चलाते ही दर्द ताजा हो गया। वह मुंह बंद करके सिसकने लगी, लेकिन सिसकने में भी जब चेहरा हिल रहा था तब असह्य पीड़ा हो रही थी। तभी नीचे पड़े सूखे पत्तों में कुछ खड़खड़ाहट हुई। डरते हुए देखा तो काला सांप था। उसकी फुफकार बड़ी तेज थी। उसने डरकर आंखें बंद कर लीं। बंद आंखों से गरम गरम धारा बह उठी आंसुओं की। उसने अब अपनी सिसकियों को भी दबा लिया था कि कहीं उसकी सिसकी की आवाज से वह सांप ऊपर न आ जाए और उसे डस ले। आह, कैसा है यह जीवन का मोह। इस कुएं के अंदर वह आज मर ही जाए तो कितना अच्छा, लेकिन फिर भी बचा रही है खुद को। और यह भी सोच रही है कि इतने दर्द से गुजरने से भला तो यह है कि मौत आ जाए। छोटी थी तो दुल्ला काका एक कव्वाली गाते थे। उस पूरी कव्वाली की एक लाइन जो उसे समझ नहीं आती थी, इसलिए वह खूब हंसती थी। मर्ग और जीस्त की कशमकश में हंसी उड़ाते हुए दुल्ला काका से जब उसने कहा था, ई का कहते हो दुल्ला चाचा, मर्ग जीस्त कशमकश, कौनो कायदे का गाना काहे नहीं गाते। तब दुल्ला चाचा ने जो बात कही थी वही रह रहकर याद आ रही है। मर्ग माने मौत, जीस्त माने जिंदगी बिटिया, और कशमकश माने दुविधा होता है बच्ची। कभी कभी जिंदगी भी मौत जैसा दर्द देती है और मौत कभी कभी जिंदगी से बेहतर लगती है। आज जैसे दुल्ला चाचा की वही आवाज कान में गूंज रही थी। जिंदगी भी कभी कभी मौत जैसा दर्द देती है और मौत कभी कभी जिंदगी से बेहतर लगती है। बाहर उजाला हो गया था शायद। चिड़िया, गाय, बैल, कुत्ते, मुर्गों के साथ और भी बहुत सी आवाजें मिलजुल कर आ रही थीं। उसने पूरी ताकत लगाकर चीखना चाहा, लेकिन उसकी आवाज कुएं में ही गूंज कर रह गई। वह चुपचाप अब मौत का इंतजार कर रही थी। तब तक एक छोटी सी ईंट की गिट्टी फिर उस पर पड़ी।
हे भगवान, ये लोग फिर आ गए क्या? ये देखने की मैं मरी हूं कि नहीं। उसने दम साध लिया। ऊपर से कुछ बच्चों की आवाजें आ रही थी। ना दिखाई देता। मर गई का? फिर से मार, फिर से मार। बिल में घुसा हुई। दूसरे बच्चे की आवाज आई और फिर से एक गिट्टी आकर उसकी पीठ पर गिरी। रात के पत्थरों के बाद इस गिट्टी का क्या असर होगा? मरी गई रे, ना निकला था, कहते हुए बच्चे ने एक और गिट्टी फेंकी। उसने नीचे देखा, सांप नहीं दिख रहा था। कुएं के अंदर अंदर शायद उसने बिल बना रखा था। उसे लगा कि अब चीखने से शायद कुछ काम बन जाए। उसने एक बार फिर कोशिश की। एक चीख के साथ बोली, ना मारी लड़का लोगे, हम बानी, हम। बच्चों में अचानक भगदड़ मच गई। बरहम आ गई रे इनारे में। ना ना, चुड़ैल बिया। भाग भाग, पीछे न देखिया। कहते हुए बच्चे भागे और भागते बच्चों का झुंड सामने आती दो साइकिलों से टकरा गया। का भइल रे? काहे भगतारा सबनी के? क्या हुआ? क्यों भाग रहे हो सब? कहते हुए कुछ बच्चों को सबद ने रोका, कुछ को महिंदे ने। ऊ इनारे में चुड़ैल बैठल बिया, किसी बच्चे ने डरते हुए कहा। भग सारे के, ऊ सुखल इनार, ओहमा चुड़ैल गिरी तो उहा मुहैये जई। सारे, तोहरा के चुड़ैल कहाँ लौकल रे? सबद ने बच्चों के आगे के बाल धीरे से पकड़ते हुए कहा। तब तक हिम्मत करके दूसरा बच्चा डरते हुए आगे आया और बोलने लगा। ना बाबा जी, सही है, हम सब रोज जाते हैं वहां इनार के लगे। रोज वहां नाग रहता था। बकीर आज एगो मेहरारू का आवाज आ रहा है वहां से। बोल रही है, हम बानी हम। चल हमरे साथे, चल सब ससुरे लोगे। देखी कौन चुड़ैल डाइन बिया इनारे पे। और न हुई तो तोरे सब लोगन के उही इनारे में डारी आई। राम सबद और महिंदे पैदल ही साइकिल के लिए कुएं की तरफ चल पड़े और पीछे पीछे बच्चे। महिंदे ने कुएं में झांक कर देखा तो रोशनी कम थी। कुछो तो ना दिखता रे। चुड़ैल कहाँ दिखाई देले काका? ओकर आवाज आवेला। रुकी, ढेला मारे से फिर आई आवाज। बच्चे नीचे झुके ढेला उठाने को। तब तक कुएं से उसने छीड़ सी आवाज उठाई। ए काका जी, ढेला ना मारी, हम बानी हम। आवाज कुछ सुनाई दी, कुछ नहीं सुनाई दी, लेकिन सबद और महिंदे दोनों को समझ में आ गया कि रात गए अंधेरे में कोई कुएं में गिर गया है। सबद चूंकि उम्र में बड़े थे और महिंदे के चाचा लगते थे, सो उन्होंने आगे बढ़ने का काम किया। लेटकर कुएं के पास अपना मुंह ले जाते हुए तेज आवाज में सबद बोले, कौन है? और झट से कान कुएं की तरफ झुका दिया। हम काका जी, अजरावन वाली। अब आवाज के साथ आई बात ठीक ठीक समझ में आने लगी थी। सबद चौंक कर खड़े हो गए। आई हो दादा, ई तो मोहना भी गिर गईल बिया हो महिंदे इनारे में। हम ओकर ससुर लागे ली, तय देवर लागे ले। बोल बोल की चिंता ना करे, अबे इंतजाम करतानी ओकरा के निकारे के। अयो माई, अजरावन वाली भौजी। कहते हुए महिंदे भी सबद की तरह ही लेट गए और कुएं के पास मुंह ले जाकर सबद की ही स्तर की आवाज में बोले, ए भौजी, हम बानी महिंदे, घबरैया मत। बस 10 मिनट में इंतजाम करतानी तोहरा के निकारे के। थोड़ी देर और धीरज धरा बस। कहते हुए महिंदे और सबद साइकिल पर सवार हुए और पैडल पर तेज तेज पैर मारते हुए गांव की तरफ मुड़ गए। बच्चों का झुंड भी पीछे पीछे। आग की तरह गांव में खबर फैल गई कि अजरावन वाली मोहना बो कुएं में गिर गई। उधर उससे कुछ देर पहले ही मोहना की माई इन सब बातों से अनभिज्ञ घर में छाती पीट पीट कर चिल्ला रही थी। अरे कल जुगही, अरे डैनिया, तोरा के भागे का रहा तो बियहवे काहे कैली। इतना जतन से रख ली हम, तोहरा के पतोह न समझ ली, आपन धिया समझ ली। और तय हरमिनिया हमरे लइका के पीठी पे हंसिया मार देहले। का हो गईल काकी? अरे हमरे ऊपर पहाड़ गिर गई बबनी। कहती हुई मोहना की माई जोर जोर से सांस लेती हुई हाँफने लगी। लगा अभी बेहोश ही हो जाएगी।
कुछ औरतें इकट्ठी हो गई थीं। मोहना की माई ने रो रो कर, हाँफ हाँफ कर कथा सुनाई कि कैसे कल जब मोहना कानपुर जा रहा था तब मोहना वो उससे खूब लड़ी कि मुझे भी ले चलो कानपुर। मोहना समझाता रहा कि माई बूढ़ी है, उसकी सेवा करो, जब कुछ कमा लेगा तब दोनों को ले चलेगा। लेकिन मोहना वो लड़ती रही और आखिर जब मोहना चला ही गया तो रात में पता नहीं कब मोहना वो भी भाग गई घर छोड़कर। ए बबुनी, पता नहीं केकर चिट्ठी लेके ओकर भैया आवत रहल, अपने सुनावत रहल ओका चिट्ठिया। हम पूछी ता कहे कि माई बाबूजी के चिट्ठी है। हम का जानी कि एगो और यार रख ले बिया ई बिच तुइया। ओकरे ही लगे भाग गई हरामखोर, हमरे लइका के जवानी खराब कई के। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। नई आई बहुएं बेचैन हो होकर रह गईं। वे बगिया में जा जो नहीं सकती थीं। अजरावन गांव 2 कोस की दूरी पर ही था नहरौली से। किसी को साइकिल से भेज दिया गया था खबर देकर कि मोहना बो कुएं में गिर गई। कुएं में सीढ़ी उतार दी गई। कसिया हट्टा कट्टा लड़का था। मोहना से छोटा था तो वह भी अजरावन वाली का देवर लगता था। कुएं से उठाकर लाने के लिए उसका शरीर और रिश्ता दोनों सही थे। मदद के लिए महबीरा भी उतरा था कुएं में। अब तक मोहना बो बेहोश हो चुकी थी। बेहोश मोहना बो को जब बाहर निकाला गया तो चेहरा देखकर डर लग रहा था। पूरा चेहरा जमे हुए खून से रंगा हुआ था। बाबू साहब ने अपनी गाड़ी से मोहना बो को आनन फानन में अस्पताल पहुंचा दिया। जिला अस्पताल गांव से आधे घंटे की दूरी पर ही था। मोहना बो को तुरंत कई बोतल खून चढ़ाने की जरूरत पड़ गई। गांव के उत्साही लड़कों ने हाथ आगे कर दिए। मोहना बो के गांव वाले भी इन हाथों में शामिल थे। पैर के ऑपरेशन और कुछ दिन आईसीयू में रही मोहना बो के होश में आने पर जो कहानी सामने आई उससे पूरा गांव दंग था। अगर मोहना बो ने खुद यह कहानी न बताई होती तो लोग कतई इस बात पर विश्वास न करते। मोहना की शादी हुए 2 साल हुए थे। उसका बाप कानपुर में किसी मिल में कमाता था। मोहना के पास 6 बीघा खेती थी। अपनी बिरादरी के हिसाब से ठीक ठाक खेत था यह। यहाँ नहरौली में मोहना, उसकी माँ और मोहना बो ही रहते थे। मोहना बो की बताई बात कुछ इस प्रकार थी। मोहना और उसकी माँ रोज ही कोयनी, महुआ का फल जिससे तेल निकलता है, बीनने जाते थे। उस रात मोहना की माँ मोहना बो को भी कोयनी बीनने ले गई। सूखे कुएं के पास एक महुए का पेड़ था। मोहना की माँ कुएं की जगह पर बैठ गई और बहू को भी वहीं बैठने को कहा। मोहना भी अपनी पत्नी के बगल में बैठ गया और सब बात करते हुए कोयनी गिरने का इंतजार करने लगे। तब तक मोहना बो जाने कैसे अचानक सीधे कुएं में गिरती चली गई। असल में वह समझ ही नहीं पाई कि धक्का लगा कैसे। कुएं में अक्सर लोग घर का कूड़ा कबाड़ डाल देते थे। जाने क्या संयोग हुआ कि मोहना बो जहां गिरी वहां किसी के द्वारा फेंका गया लकड़ी का पटरा अटका हुआ था। उसी पटरे पर मोहना बो भी अटक गई। मोहना बो को यही लग रहा था कि वह खुद ही संतुलन खोने से गिर गई है। उसका पति और सास परेशान हो रहे होंगे इस बात से। वह अभी भी बचाई जा सकती है यह बताने को जब वह कुएं के भीतर से चिल्लाई तो उसके कान में सास की आवाज पड़ी, मरल नाही बिया, मरी नहीं है। और यह कहते उन्होंने कुएं के पास रखा एक बड़ा सा पत्थर मोहना बो के ऊपर फेंक दिया। मोहना बो ने पत्थर से बचने को अपना सर हटाया तो पत्थर उसके पैरों पर आ गिरा। जान बस नहीं निकली थी, वरना दर्द तो जानलेवा ही था। अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मोहना बो मरी या नहीं यह पक्का करने के लिए मोहना की मां ने कुएं के पास रखे और भी ईंट पत्थर कुएं में फेंके। मोहना बो को समझ आ गया कि जब तक वह चीखेगी तब तक उस पर ईंट पत्थर बरसाए जाएंगे। वह दम साध कर ईंट पत्थर खाती रही। जाने क्यों और कैसे उसे बचना था और वह बच गई। मोहना बो का भाई भीमा यह कहानी सुनकर तिलमिला उठा था। मोहना की माई एक दिन अस्पताल में रहने के बाद कानपुर चली गई थी, यह कहकर कि मोहना को और उसके बाप को खबर देने जा रही है।
भीमा गालियों पर गालियां निकाल रहा था मोहना की मां के लिए। गांव के बड़े बुजुर्गों ने भीमा को शांत करते हुए सलाह दी कि वह कानून का सहारा ले। दहेज के आरोप में अभी पूरा घर अंदर हो जाएगा और इलाज से लेकर जिंदगी गुजारने भर का सारा पैसा भी ससुराल वालों से मिल जाएगा। भीमा के दोस्तों में एक की पहचान ऐसे वकील से थी जिसने अभी कुछ दिन पहले ही कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू की थी। चालान वालान कटने में थोड़ा बहुत पैसा मिल जाता था उसे। उस वकील ने विश्वास दिलाया कि वह बहुत कम पैसों में भीमा की बहन का केस लड़ेगा। पुलिस ने अस्पताल में ही आकर मोहना बो से बयान लिया और मोहना के फरार परिवार की गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया गया। गांव में कटाई और शहर में मजदूरी करने वाला परिवार कितनी दूर जा सकता था और कितना छिप सकता था। 2 दिन के अंदर माँ बाप बेटा सब थाने में थे। पुलिस वालों ने बाप बेटे पर और पुलिस वालियों ने मां पर खूब भड़ास निकाली। मार मार कर बेदम कर दिया गया तीनों को। मोहना और उसकी मां ने अपराध स्वीकार कर लिया। मोहना की शादी में ज्यादा पैसा नहीं मिला था। मोहना की मौसी अपनी ननंद की बेटी से शादी करने के सपने दिखा रही थी दोनों को। ऐसे में पहली पत्नी को मार डालने के सिवाय और कोई उपाय सामने था ही नहीं। वकील साहब दोस्त के दोस्त की बहन को अपनी बहन मानकर खूब अच्छे से केस लड़ रहे थे। तीनों की जमानत नहीं होने दे रहे थे वे। स्टेट जरिए कमली कुमारी बनाम मोहन कुमार के मुकदमे की तारीख पर तारीख पड़ रही थी। तारीख पर जाते जाते साल बीत गया था। मोहना बो उर्फ कमली का शरीर जगह जगह से टूटा हुआ था। अब जख्म भरे दिखते थे, लेकिन कमली दिन रात दर्द में रहती थी। एक पैर में आई ज्यादा चोट ने ऑपरेशन के बाद चलने में भचक दे दी थी। महीनों जो बिस्तर पर रही, उस कष्ट की तो सीमा ही नहीं थी। उन दिनों सारे काम बिस्तर पर मां को करने पड़ते। उससे भाभी का चेहरा हमेशा टेढ़ा रहता। मौका पाते ही ताने सुनाने से वे चूकती नहीं थी। उन्हें कमली बहुत बड़ा बोझ ही लगती है। ले देकर विदा किया था, इस दिन के लिए तो नहीं ना कि फिर से सर पर सवार हो जाए। चेहरे पर गिरे पत्थर ने एक तरफ गाल पर बुरा सा बड़ा निशान दे दिया था। अंदर ही अंदर बात चलती थी माँ बाबूजी और भाइयों में कि मुकदमा जीत जाए तो कमली की दूसरी शादी कर देंगे। भाभी कमली को सुनाकर कहती, ये लोग पहले का समझ रहे हैं कि रूप दिखाकर लड़का अपने बस में कर लेंगे। एक तो शादीशुदा, ऊपर से लंगड़, उस पर मुंह टेढ़ा। कौन करेगा शादी इनसे? कुछ नहीं होगा, बस हमारे घर में अधियार बन के रहेंगी और पड़े पड़े खाएंगी। 14 की पूरी होकर 15 में लगी थी कमली, जब फुफ्फा जी ने अम्मा बाबू जी से मोहना की प्रशंसा की धार बांध दी थी। 6 बीघा खेती, बाप कानपुर मिल में काम करता है, खाने पहनने की कोई कमी नहीं, अकेला लड़का, कल को खुद भी कमाएगा, ना कमाए तो भी सब जमीन खेत लड़के का ही तो है। अम्मा बाबूजी सब आपस में बात करते थे, इससे कमली की शादी हो जाती तो कितना अच्छा था, लेकिन पता नहीं कितना दहेज मांग लें सब। इतना खेत घर सब, उस पर इकलौता लड़का। बड़े भैया रजुना और छोटे भीमा सबको अम्मा बाबूजी आगाह करते, बहन की शादी करनी है, ऐसा काम करो कि 4 पैसा बचे। यह सुनकर रजुना की बीबी का मुंह टेढ़ा हो जाता था, लेकिन रजुना सब गंभीरता से सुनता था। इधर उधर खेत में बटैया और मजदूरी से जो पैसा लाते बाप और दोनों बेटे, वही पैसा होता। रजुना और कमली के बाबूजी दोनों रिश्ता लेकर मोहना के घर पहुंचे तो मोहना की मां ने घर के अंदर से लंबा चिट्ठा सुना दिया था मांग का। 1 मोटरसाइकिल, 10,000 रुपए, लड़की का पूरा जेवर। कमली के बाबूजी ने जब अम्मा के साथ बैठकर हिसाब किताब लगाया तो खिलाई पिलाई नेग चार सब लेकर लाख से ऊपर की शादी पड़ रही थी। सपने में भी नहीं मिल सकते थे लाख तो उन्हें। फुफ्फा जी तक बात पहुंची तो उन्होंने एक तरकीब निकाली। मोहना उनके गांव में किसी रिश्तेदारी में आता था। बात बात में उन्होंने मोहना से अजरावन की कमली की खूब तारीफ की और अजरावन की तरफ चलने का प्रस्ताव भी रख दिया, यह कहते हुए कि चलो हमारी ससुराल घूम लो।
अजुरावन पहुंचने पर उन्होंने जानबूझकर कमली को पानी लाने के लिए आवाज लगाई। रे कमली, पानी ले आओ रे, देख नहरौली से लड़का आइल बा, मीठो ले आई है। फूफा जी उस प्रजाति के मनुष्यों में से एक थे जिन्हें किसी की शादी करा देने में अभूतपूर्व सुख मिलता था। क्यों, यह तो वे खुद नहीं जानते थे, और जब उन्हें यह लक्ष्य मिल जाता था तो वे किसी भी तरह इस लक्ष्य को पूरा करने में तुल जाते थे। कमली की शादी में अड़ंगा आना उनके दिल पर चोट कर गया था और उन्होंने बड़ी उम्मीद से यह सोचा समझा दांव खेला था। कमली सुंदर थी, इस टोले में तो इतना सुंदर कोई भी नहीं। फूफा जी कभी कभी कमली की अम्मा यानी अपनी सलहत से मजाक में कहते भी, ई केकरे ही आके उपहार बाहो, साले जी के तो ना लागेला। कमली की अम्मा बस शर्म से लाल चेहरे से मुस्कुरा देती। आप भी ना जीजा जी। कमली ने जब सुना कि नहरौली से कोई आया है तो उसका जी धक धक करने लगा। चेहरे पर पसीना और कान से गर्म हवा निकलने लगी। हाथ पैर सब कांपने लगे। वह नहाने का साबुन लेकर हैंडपंप पर चली गई। अच्छी तरह मुंह धोकर शीशा देखा तो चेहरा कुछ उजला उजला सा लग रहा था। चोटी बांधकर नीचे फूल वाली गेटिस लगा ली। सावन के मेले से लेकर आई थी। भाभी के कमरे से पाउडर लेकर थोड़ा सा मुंह पर लगाया और फिर दुपट्टा लेकर अच्छे से पोंछ लिया कि कहीं ज्यादा न लगने लगे। छुटके कजरौटा से पतला सा काजल लगाकर छोटी थाली में सूखे पेड़े, ग्लूकोज के बिस्किट, कुछ खाली गिलास और एक जग पानी लेकर बाहर आ गई। कमली ने फूफा के पैर छुए, मोहना की तरफ धीरे से हाथ जोड़कर झुका हुआ सर थोड़ा और इस तरह झुका लिया कि अभिवादन लगे, और फिर धीरे से खटिया पर पानी रखकर अंदर चली गई। इतनी देर में वह काम हो चुका था जो फूफा जी चाहते थे। झुके चेहरे में खिला कमली का रूप मोहना पर जादू चला चुका था। उसने माँ से कह दिया कि कोई रुपया पैसा नहीं मांगना है अजरावन वालों से, बस उनकी बेटी ले आनी है घर। 4 लोगों के साथ चलो और बिटिया विदा करा लाओ। मोहना का बाप तो वैसे भी सीधा साधा आदमी था। बीबी के सामने ज्यादा चलती नहीं थी उसकी। वह तो पहले से चाहता था कि कोई अच्छी लड़की घर आ जाए। बहुत पैसा रुपया लेकर क्या करना है, एक लड़का है, काम भर को बहुत है उसके खुद के पास उस लड़के के लिए। तो इस तरह कमली मोहना बो अका अजरावन वाली बनकर नहरौली गांव आ गई। शुरुआत के 6 महीने सब खूब अच्छा चलता रहा, लेकिन मोहना की माँ को अजरावन वाली शुरुआत से ही फूटी आंख नहीं सुहाती थी। उसका सबसे बड़ा कारण तो यह था कि जिंदगी में पहली बार घर में किसी ने उसके खिलाफ जाने की कोशिश की, और कोशिश ही नहीं की, अंजाम भी दे दिया। फिर वह कोई और कोई नहीं बल्कि उसका बेटा था, जिसने आज तक खाना भी उसके मन से खाया था और पानी भी उससे पूछ कर पिया था। मोहना की माँ स्वभाव से तेज थी, लेकिन अक्ल की समझदार थी। उसे पता था कि वक्त का इंतजार करने से क्या नहीं हो जाता। वह बस वक्त का इंतजार कर रही थी। इस बीच वह बड़ी चालाकी से मोहना को अपने शीशे में दोबारा उतारने का मौका ढूंढती ही रहती। सबसे मारक बिंदु जो उसके हाथ आया वह यह था कि 4 महीने के लगातार साथ के बाद भी मोहना बो ने अभी तक किसी भी खुशखबरी की सुनगुन नहीं दिखाई थी। मोहना की माँ अक्सर मोहना को देखकर अकेले में उदासी जता देती थी। बहू के आने के बाद मोहना तो अब ज्यादातर बहू के पास ही रहने लगा था। पोता आ जाता तो मोहना की माँ का भी थोड़ा मन लगता। ऐसी बातें वह मोहना से कहती तो, लेकिन यह भी कह देती कि अजुरावन वाली से कुछ ना कहे, इसमें उसका क्या वश। मोहना को लगता कि माँ कितनी अच्छी है जो अजुरावन वाली का दिल नहीं दुखाना चाहती। अब तो मोहना का भी मन होने लगा कि वह बाप बन जाए। कमली से भी वह लगातार यह इच्छा जताता रहता। कमली भी चाहती थी कि वह जल्दी से मां बन जाए और पति और सास को खुश कर दे, लेकिन उसका कोई जोर न चलता। बस यही पहली सेंध थी जो मोहना के मन पर मारी जा सकी थी मोहना की मां द्वारा, और इसी सेंध के रास्ते एक बड़ा सा दरवाजा निकाला था मोहना के मन में उसकी मां ने।
जिस रास्ते से अजरावन वाली को बाहर निकाला जा सके। इस बीच मोना की मौसी के घर किसी न्योते में उसने मौसी की भांजी को देख लिया, जो सुंदर तो शायद कमली जितनी रही हो, लेकिन उसका चटकपन, लटके झटके, साज सिंगार उसे कमली से आगे लेकर जाता था। फिर माँ से मौसी यह भी कहती थी कि वह इतना पैसा लेकर आएगी कि मोहना को कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके आने के बाद दहेज के पैसे से मोहना नया काम डाल लेगा। बस यहीं से मोहना के दिमाग में आ गया कि अब अजरावन वाली को रास्ते से हटाना है, और रास्ते से हटाने का जो रास्ता माँ ने बताया वही सबसे सटीक लगा। सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। एक साल में 365 दिन होते हैं, और जिस तरह कमली टूटी थी उस तरह टूटने के लिए तो एक ही दिन बहुत था। पिछला सब मिट गया था, अगला कुछ दिख नहीं रहा था। चाहे वे कमली की सहेलियां, पड़ोस की चाची जैसा शुभ चिंतक हो, या फिर भाभी जैसा हिस्सेदार, सब एक ही बात करते थे कि अब नई जिंदगी बसाना इतना आसान नहीं। शादी तो कौन करेगा उससे? एक तो शरीर में भी कई खोट हो गए हैं, दूसरे शादीशुदा जीवन जीकर आई औरत से कौन शादी करता है। एक तरीका यह था कि कमली कुछ अपना काम धंधा शुरू करे। तो एक भी दिन स्कूल का मुंह ना देखी लड़की क्या काम धंधा करेगी मजदूरी के अलावा? तो मजदूरी करे भी तो कैसे कि शरीर अब उसका साथ नहीं दे रहा। एक कमली की माँ थी जो कोई बात नहीं करती थी, ना अच्छी न बुरी, बस रोती थी, कभी कमली से छुपकर तो कभी कमली के सामने। एक साल का कठिन समय कमली के लिए ही नहीं बीता था, कठिन समय तो उनका भी था जिन्हें एक साल से जमानत नहीं मिलने दी गई थी। जज साहब जाने क्यों खुद नहीं होने देना चाहते थे जमानत। वे कमली को न्याय देना चाहते थे, उस पर वकील साहब की पैरवी। जेल के अंदर बड़े बड़े नेता नागर की हालत खराब हो जाती है, तो मोहना का परिवार तो गांव की पिछली जाति का छोटी पूंजी का परिवार था। नाते रिश्तेदार सब मोहना के बाप के आर्थिक स्तर से छोटे ही स्तर के थे, तो कौन जेल में मदद पहुंचाता। उस पर मोहना की मां का तेज स्वभाव और ऐसा घृणित कार्य, तो किसी के मन में ऐसी कोई सहानुभूति भी नहीं थी कि अपना धन और समय गंवाकर उनकी मदद करे। एक किसी तारीख पर जब कमली रजुना के साथ कोर्ट में आई हुई थी, तो मोहना ने किसी से संदेश देकर रजुना को अकेले में बात करने को बुलाया। रजुना उससे मिला और चला आया। आज जज साहब नहीं आए थे तो सुनवाई नहीं हुई। रजुना ने घर आकर शाम को पूरे घर को इकट्ठा किया और खुद कमली के बगल में जाकर बैठ गया। दूसरी तरफ बगल में उसने मां को बैठा लिया। वह बोलने लगा, सुन कमली, इतना दिन से तू देखत है कितना पैसा, समय, तबीयत सबके नुकसान होत है। बाबूजी अम्मा कितना बीमार रहे लागे, तू भी कौनो ठीक नहीं है, खाली रोवत रहत है। घर के कमाई कितना है तो उसे कौनो छुपल नहीं है, वहमा भी आधा मुकदमा में चली जात है। कल के यह मान ले कि हम सब मुकदमा जीते जाएं तो ई सोच अम्मा। रजुना अब अम्मा से मुखातिब हो गया कि रुपया पैसा से कमली की जिंदगी थोड़े बन जाई। जिंदगी के लिए तो परिवार चाहिए ना। भौजी, भाई, भतीजा सब कहाँ बन पाए हैं केहू के परिवार। परिवार तो अपना आदमी, अपने बच्चे ही हो पाए हैं ना। इतना कहकर क्षण भर को मौन होने के पश्चात रजुना ने अपनी बात फिर बढ़ाई। अम्मा, आज हमें मोहना बुलाया था अपने पास, वहां उसका वकील भी था। बोले लगा, इतने दिन से दोनों परिवार में कोई चैन से नहीं रह पा रहा, बीच का रास्ता निकाल लेते हैं। मोहना का बाप कोर्ट में बयान दे देगा कि उसका घर, खेत, जेवर सब कमली के नाम कर दिया जाए और कमली दोबारा नहरौली में मोहना के साथ पत्नी की तरह सम्मान से रहने लगे। इस बीच कमली को अगर कुछ परेशानी पहुंचाता है कोई, तो वो सीधे रिपोर्ट करें पुलिस को। हम और भीमा तो जैबे करेंगे हर महीना कमली को देखे। अगर कोई दिक्कत किया तो तुरंत दोबारा रिपोर्ट करके उनको हमेशा के लिए अंदर करा देंगे। वैसे भी वो लोग इतना झेल गए हैं कि अब कमली को हाथ लगाने को कौन कहे, आंख न दिखाएंगे। अम्मा रे, 1 महीना बाद के तारीख पड़ल है, सोच ही समझ ले।
चार लोगन से बतियाए ले। हमें तो लागत है ऐसे नेक उपाय कौनो नाही है कमली की जिंदगी सुधारे बदे। जज साहब के सामने बयान हो चुका था। मोहना का परिवार घर आ चुका था। बाबूजी, रजुना, भीमा सब कई कई बार आकर बात कर चुके थे। घर, खेत, जेवर जो कि मोहना की माँ और कमली दोनों के मिलाकर भी थे ही कितने, अब कमली के नाम थे। माँ और भाभी भी एक दिन आकर देख गए थे। सब कुछ व्यवस्थित होने के बाद आज कमली को भेजा गया था नहरौली। माँ लगातार रो रही थी। भौजी उत्साह में थी। किसी तरह तो अब जाने का रास्ता खुला सर के बोझ का। जाने के पहले उसने कमली के पैरों में महावर लगा दिया। 2 दिन पहले मेहंदी लाकर हाथ में 5 गोले बना दिए थे, एक बीच में, 4 किनारे और सारी उंगलियों के पोरों पर। सुहागिन हो तो ऐसे जाओ कि सैया जी अब की किसी से ब्याह की ना सोचें। कमली ना रो रही थी और ना उत्साह में थी। भीमा किसी का ऑटो ले आया था, उसी में ले जाकर कमली को नहरौली छोड़ाया। मोहना की माँ ने खूब आवभगत की भीमा की। मोहना भी बड़े अच्छे से मिला। साला नहीं भाई जैसा लग रहा था उसे भीमा। शाम गए कमली से एक बार फिर मिल लेने के बाद भीमा वापस अजरावन चला गया। दिन भर सारी औरतें मिलने आती रही थीं। अजरावन हो या नहरौली, हर जगह से एक ही सीख मिल रही थी। अच्छे से रहो, अब अपने आदमी को बस में करके रखो। सास क्या कर पाएगी? सब कुछ न कुछ गुर दे गई थी कमली को। कमली थक गई थी, अब पीठ सीधी करना चाहती थी। इसी घर में वह कितने मन से रही थी। आज सब डरावना लग रहा था। चौके में नजर गई, मोहना की माँ कुछ बना रही थी। शादी के 10 दिन बाद से उसने मोहना की माँ को रसोई में कुछ नहीं करने दिया था, लेकिन आज मन नहीं हुआ उस रसोई में जाने का। मोहना की माँ खाना लेकर कमरे में आ गई। दाल की पूड़ी और खीर बनाई थी मोहना की माँ ने। नई बहुरिया आवत है तो यही बनावा जाला ना, यही लिए बना लिए। इतना दुलार तो तब नहीं मिला था मोहना की माँ का जब कमली नई बहू बनकर आई थी। पूड़ी को हाथ लगाते ही जाने क्या हुआ उसे कि कलेजा भूख से भर गया। उसने थाली वहीं छोड़ दी और उठ गई। 2 तख्त मिलाकर बिस्तर लगा हुआ था, उस पर अच्छे से तकिया लगा था। कमली एक टक उस बिस्तर को देख रही थी कि कमरे में रिश्ते की जेठानी का प्रवेश हुआ। कमली को बिस्तर में बिठाते हुए वे भी कमली के बगल में बैठ गईं। सुना अझुरावन वाली, मन से सब कुछ पुराना बात निकाल के अब नई जिंदगी शुरू करा। तुमहू देख ली कि कोई फायदा नहीं है झगड़ा करे से, और तुम्हारे आदमी भी देख लिए। औरत का गुजारा आदमी के बिना कहूं नहीं है। चलो ठीक है कि सरकार तुम्हारे नाम सारी जमीन करती है, लेकिन कहकी है ये जमीन जायदाद। खेती बाड़ी तो आदमी करेगा ना, रहेगा तो वही तुम्हारे साथ। देखो बुरा ना मानियो, लेकिन तुमका अपना रहा है तो वो भी बड़ी ही बात कर रहा है। पढ़ी लिखी तुम कबों की न थी, 2 साल रह के देख ली, कोख तुम्हारी बंजरई रही। एक तुम्हारा शरीर था, वो भी चाहे इन्हीं लोगों के कारण सही, लेकिन रही तो वह नहीं गया तुम्हारे पास। तो अब बस यही रातन की लीला है जो बत्ती बंद होए के बाद होत है। वह में तुम पूरी जान डारी देना, पिछली बात मत याद करे लगना। कमली चुप रही। उसका मन फूट कर रोना चाह रहा था। यह जेठानी उसे उसकी सारी कमी बता गई थी, और यह भी बता गई थी कि वह आदमी जो उसे मारकर फेंक आया था, वह एहसान कर रहा है दोबारा उसे अपनी जिंदगी में बुलाकर। रिश्ते की जिठानी जाते जाते बल्ब बंद कर गई। कमली ने बिस्तर का एक किनारा पकड़ा और लेट गई। सुबह की अकड़ी कमर को थोड़ा आराम मिला। कमरा खुला और धीरे से बंद हो गया। धीरे से सांकल भी चढ़ गई। कमली सांस रोके चुप पड़ी रही। वह हिली भी नहीं अपनी जगह से। मोहना आकर उसके बिस्तर पर लेट गया। कुछ देर सांस थामे पड़े रहने के बाद कमली को लगा कि कोई हाथ उसके शरीर पर रेंग रहा है। कमली की आंखों को कुएं के अंदर रेंगता सांप दिखने लगा। कमली ने उसी तरह आंखें बंद कर ली जैसे कुएं का सांप देखकर बंद कर ली थी। वह चाह रही थी कि यह सांप भी कुएं के सांप की तरह सरक कर निकल जाए
तो उसकी सांस में सांस आए, लेकिन नहीं, यह सांप तो लगातार रेंग रहा था उसके शरीर पर। मोहना कमली के नजदीक आ गया था। कमली को मायके से ससुराल तक सबकी सीखें याद आ रही थी। उसे सिखाया गया था कि समर्पित हो जाना है उस शख्स के लिए जो असल में उसका हत्यारा है। कमली उस सीख को याद करते हुए चुप पड़ी रही। मोहना ने कमली के पास आकर उसके चेहरे पर अपने होंठ रख दिए। कमली को लगा चेहरे पर एक बड़ी ईंट गिरी है और वह लहूलुहान हो गई है। उसे लगा कि इस बार भी वह जितना चीखेगी उसे उतनी ईंटें खानी पड़ेंगी। वह चुप एकदम दम साध कर लेट गई। एक सांप उसके शरीर में उतरता गया। उसके वश में था ही नहीं सांप को रोक लेना। उसकी बंद आंखों से वही गर्म आंसू निकलते रहे जो कुएं में निकल रहे थे। उसने इस बार भी अपनी सिसकियां घोंट ली। कमली सिसकी दबाकर आंसू बहाती रही। मोहना दूसरा किनारा पकड़कर सो गया था। कमली उठी, मोहना को पता भी नहीं चला। सामने की घड़ी में 3 बज रहे थे। वह कुछ देर बेसुध पड़े उस शरीर को देखती रही, फिर जाने क्यों बिस्तर से उठ गई। उसने धीरे से सांकल खोली। मोहना अब भी बेसुध सोया पड़ा था। कमली कमरे से बाहर निकल गई। मोहना की मां बाहर की तरफ वाले कमरे में सोई थी। कमली का कमरा पीछे की तरफ था। इस कमरे से पीछे की दीवार लगी थी। छोटी सी उस दीवार को कमली फांद गई। वह चलती जा रही थी। चलती कमली के पैर जहां जाकर रुके वह वही कुआं था। कमली ने अंदर झांका। उसे लगा अभी कोई सांप फुफकार उठेगा उस कुएं से। उसने कदम पीछे कर लिए, लेकिन उसे लगा पीछे भी एक ऐसा ही कुआं है जिसमें एक सांप अभी तो सो रहा है, लेकिन कभी भी उठकर फुफकार उठेगा। दुल्ला काका की बात आज फिर कान में गूंजने लगी थी। होता है कभी कभी बच्ची, जिंदगी भी कभी कभी मौत जैसा दर्द देती है और मौत कभी कभी जिंदगी से बेहतर लगती है। कमली इसी कश्मकश में वहीं ठिठकी खड़ी है। दुल्ला चाचा की आवाज उसके कानों में गूंज रही है। उम्र बीती इसी पशोपश में, अस्ल है कौन, कौन रूकश में। उम्र का कुछ हिसाब हो न सका, मर्ग और जीस्त की कश्मकश में। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।